24 मार्च 2015 सुबह का वक्त था और स्पेन का बार्सिलोना एल प्रात एयरपोर्ट धूप से चमक रहा था। एयरपोर्ट के रनवे 07R पर एक चमचमाता एयरबस A320-211 प्लेन खड़ा था, जो कुछ ही देर में जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525 बनकर जर्मनी के डसेल्डोर्फ के लिए उड़ान भरने वाला था। ये करीब 1.5 घंटे का ही सफर होने वाला था और उस प्लेन में कुल 150 लोग सवार थे, जिनमें 144 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स शामिल थे। पैसेंजर्स में ज्यादातर जर्मन और स्पेनिश सिटीजन्स थे, लेकिन इसमें 16 अन्य देशों के लोग भी शामिल थे। पैसेंजर्स में जर्मनी के जोसेफ कोनिंग जिम्नेजियम स्कूल के 16 स्टूडेंट्स और 2 टीचर्स भी सवार थे, जो यहाँ स्पेन से एक एक्सचेंज प्रोग्राम करके वापस जर्मनी लौट रहे थे। सभी स्टूडेंट्स एक्साइटेड थे और अपनी ट्रिप की यादें शेयर कर रहे थे। इसके अलावा 2 मशहूर ओपेरा सिंगर्स मारिया रैडनर और ओलेग ब्राइजैक भी बार्सिलोना से परफॉर्म करके लौट रहे थे। साथ ही विमान में कुछ बिजनेस ट्रैवलर्स तो कुछ टूरिस्ट भी सवार थे। इधर कॉकपिट में 34 साल के कैप्टन पैट्रिक सोडेनहाइमर थे, जिनको फ्लाइट्स उड़ाते हुए 10 साल गुजर चुके थे और 6000 से ज्यादा फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस था। उनके बगल में 27 साल के फर्स्ट ऑफिसर एंड्रेस लुबिट्स बैठे थे, जिन्हें सिर्फ 630 फ्लाइंग आवर्स का ही एक्सपीरियंस था। दोनों पायलट सुबह ही डसेल्डोर्फ से बार्सिलोना की फ्लाइट उड़ा चुके थे और अब उन्हें वापस डसेल्डोर्फ पहुंचना था। सभी जरूरी चेक्स के बाद सुबह करीब 10 बजे प्लेन रनवे 07R पर धूल उड़ाते हुए टेक ऑफ कर जाता है। थोड़ी ही देर में विमान आसमान में ऑल्टीट्यूड पकड़ने लगता है। नीचे बार्सिलोना सिटी धीरे धीरे पीछे छूटती जाती है। पहले ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स दिखाई देती है और फिर मेडिटेरेनियन सी की चमकदार लहरें नजर आने लगती है। इस दौरान एंड्रियास लुबिट्स पायलट की भूमिका में थे और प्लेन की कमान उनके हाथों में थी। जब प्लेन क्रूज ऑल्टीट्यूड की ओर बढ़ रहा था, तब बातचीत के दौरान कैप्टन पैट्रिक सोडेनहाइमर ने एंड्रियास लुबिट्स से कहा कि बार्सिलोना में स्टॉप ओवर के दौरान उन्हें वॉशरूम जाने का टाइम ही नहीं मिला, इसलिए अब फ्लाइट के दौरान उन्हें ब्रेक लेना पड़ेगा। इस पर लुबिट्स ने शांत स्वर में जवाब दिया, कोई नहीं, आप जब चाहो चले जाना। देखते ही देखते ये विमान अपनी क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड यानी 38,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। जैसे ही विमान क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड पर स्टेबल हुआ, कैप्टन पैट्रिक ने एंड्रियास लुबिट्स से कहा कि वो रेस्टरूम जा रहे हैं और थोड़ी ही देर में वापस आ जाएंगे। करीब 10:30 पर उन्होंने अपनी सीट पीछे खिसकाई और फिर कॉकपिट डोर खोलकर बाहर निकल गए। प्लेन की कमान अब अंदर अकेले बैठे एंड्रियास लुबिट्स के हाथों में थी। विमान के अंदर सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। सभी पैसेंजर्स रिलैक्स होकर बैठे थे। कोई मैगजीन पढ़ने में बिजी था, कोई अपने फोन में स्क्रॉलिंग कर रहा था। स्टूडेंट्स एक दूसरे से बातों में लगे हुए थे और कुछ लोग फोटोज क्लिक करने में बिजी थे। कैबिन क्रू मेंबर्स भी ड्रिंक्स और स्नैक्स की ट्रॉली निकालकर सर्व करने की तैयारी में जुटे हुए थे। कुल मिलाकर सब कुछ रूटीन की तरह एकदम नॉर्मल लग रहा था। इस वक्त तक किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में ये उड़ान एविएशन हिस्ट्री की सबसे भयानक और दिल दहला देने वाली घटनाओं में से एक बनने वाली है। जब कैप्टन पैट्रिक रेस्टरूम के अंदर थे, तभी उन्हें अचानक एक तेज झटका सा महसूस होता है, लेकिन वो उसे नॉर्मल टर्बुलेंस समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। इसके बाद अचानक से प्लेन तेजी से नीचे की ओर बढ़ने लगता है। पैसेंजर्स को ऐसा महसूस होता है कि जैसे विमान को कोई तेजी के साथ नीचे खींच रहा हो। उनको ये बात समझ नहीं आ रही थी कि लैंडिंग में अभी काफी टाइम बाकी है, फिर विमान इतनी जल्दी नीचे कैसे जा रहा है। कुछ ही पलों में विमान के अंदर हलचल तेज हो जाती है। कुछ लोग डर जाते हैं तो कुछ हैरान परेशान होकर खिड़कियों से नीचे झांकने लगते हैं। इसी बीच जब कैप्टन पैट्रिक रेस्टरूम से वापस लौटते हैं तो विमान काफी ज्यादा हिल रहा था। पैसेंजर्स भी डर के मारे अपनी सीट्स को कसकर पकड़कर बैठे हुए थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, इसलिए हालात का जायजा लेने के लिए कैप्टन पैट्रिक जल्दी से भागते हुए कॉकपिट के पास पहुंचते हैं और डोरबेल बजाने लगते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। वो फिर से बेल बजाते हैं, लेकिन इस बार भी कॉकपिट का दरवाजा यूं ही बंद रहता है। इसके बाद कैप्टन पैट्रिक दरवाजा खटखटाने लगते हैं और जोर से चिल्लाते हैं, एंड्रियास ओपन द डोर, लेकिन इस बार भी अंदर से कोई जवाब नहीं आता। इस दौरान विमान अब पहले से भी तेजी से नीचे गिर रहा था। कैप्टन अब जोर जोर से दरवाजा पीट रहे थे, लेकिन जब बहुत कोशिशों के बाद भी कॉकपिट का दरवाजा नहीं खुलता तो कैप्टन पैट्रिक कॉकपिट डोर का इमरजेंसी कोड डालने की कोशिश करते हैं। ये कोड इसलिए होता है ताकि अगर कॉकपिट के अंदर मौजूद पायलट बेहोश हो जाए या किसी वजह से दरवाजा ना खोल पाए तो बाहर से कैप्टन या क्रू कुछ समय के लिए डोर अनलॉक कर सके। लेकिन इस बार इमरजेंसी कोड डालने के बाद भी कॉकपिट का डोर नहीं खुलता।
दरअसल 9/11 अटैक्स के बाद दुनिया भर की एयरलाइंस ने कॉकपिट सिक्योरिटी के लिए रीइंफोर्स कॉकपिट डोर्स लगाए थे और अगर कॉकपिट के अंदर मौजूद पायलट जानबूझकर डोर को ओवरराइड कर दे तो बाहर से डाला गया कोई भी इमरजेंसी कोड बेअसर हो सकता था। ठीक यही इस विमान में हो रहा था। अब कैप्टन को यह समझने में देर नहीं लगती है कि कॉकपिट के अंदर मौजूद पायलट एंड्रियास लुबित्स ने जानबूझकर दरवाजा लॉक किया हुआ है। इसका मतलब था कि ये कोई मैकेनिकल फेलियर या कोई सिस्टम एरर नहीं था, बल्कि ये हाईजैकिंग थी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि प्लेन को हाईजैक करने वाला कोई बाहर का आतंकी नहीं, बल्कि खुद कॉकपिट में बैठा पायलट था। Plane had taken off from the Spanish city of Barcelona. It was on its way to Dusseldorf. Germanwings parent company Lufthansa says First Officer Andreas Lubitz waited for the captain to exit the cockpit, then locked the door. Lubitz, now alone with the door locked, reprograms the autopilot from 38,000 feet to 100 feet. Officials believe there were no survivors after the Airbus A320 crashed Tuesday in the foothills of the French Alps. Investigators found evidence of severe psychological problems, including medications to treat those psychological problems in the apartment of the 27-year-old co-pilot Andreas Lubitz. A torn-up note from a doctor determining that on the day of the crash, Lubitz was too sick to work, and prescriptions for medications also trashed. The co-pilot who crashed Germanwings Flight 9525 into the French Alps rehearsed his suicide mission earlier in the day. अंदर कॉकपिट में पायलट एंड्रियास लुबित्स दरवाजा लॉक करके बिल्कुल शांत बैठा था। उसने प्लेन के ऑल्टीट्यूड को 38,000 फीट से बदलकर 100 फीट पर सेट कर दिया था। इतना ही नहीं, उसने प्लेन की स्पीड बढ़ाकर 350 नॉट्स कर दी थी, जो कि मैक्सिमम स्पीड मानी जाती है और इस ऑल्टीट्यूड प्रोफाइल के लिए बेहद खतरनाक होती है। ये सब कितना डरावना था, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। पायलट ने विमान को पूरी ताकत के साथ नीचे की ओर झोंक दिया था और इसलिए कुछ ही पलों में प्लेन 38,000 फीट से गिरकर 25,000 फीट नीचे आ चुका था और एक गिरावट लगातार तेज होती जा रही थी। जैसे ही कैप्टन पैट्रिक को एहसास हुआ कि पायलट एंड्रियास लुबित्स ने जानबूझकर कॉकपिट डोर बंद कर रखा है और उसके इरादे नेक नहीं है, तो वो कैबिन में इमरजेंसी के लिए रखी हुई क्रैश एक्स उठा लेते हैं और गुस्से और बेबसी में कॉकपिट के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। वो पूरी ताकत से बार बार दरवाजे पर वार कर रहे थे, लेकिन रीइंफोर्स कॉकपिट डोर टस से मस नहीं हुआ। 9/11 के बाद इन्हीं डोर्स को इसीलिए इतना मजबूत बनाया गया था कि कोई बाहर का आतंकी अंदर घुसकर प्लेन हाईजैक ना कर सके। लेकिन उस दिन यही सुरक्षा सबसे बड़ी विडंबना बन गई थी और प्लेन को खुद पायलट ने हाईजैक कर लिया था। इस वक्त तक कैप्टन पैट्रिक की आवाज टूटने लगी थी। वो एंड्रियास लुबित्स से लगभग रोते हुए चिल्लाकर कह रहे थे, एंड्रियास प्लीज भगवान के लिए दरवाजा खोल दो। ये सारा नजारा उस वक्त कैबिन के अंदर बैठे पैसेंजर्स अपनी आंखों से देख रहे थे। विमान तेजी से नीचे जा रहा था, वार्निंग अलार्म्स लगातार बज रहे थे और सामने एक ऐसा दृश्य था जिस पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा था। उनके सामने हाथ में एक्स लिए कॉकपिट डोर पर पूरी ताकत से वार करते हुए कैप्टन थे, जो पसीने में डूब चुके थे और पूरी ताकत लगा रहे थे, लेकिन वो असहाय थे। ये सब देख लोग अपनी सीटों पर जकड़े बैठे थे। किसी के मुंह से चीख निकल रही थी, कोई बिल्कुल सन्न रह गया था। कई लोग रो रहे थे और कई लोग बस सामने देखे जा रहे थे, जैसे दिमाग ने हालात को मानने से इनकार कर दिया हो। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि इस प्लेन में 2 बहुत छोटे बच्चे भी थे, जिन्हें डर के मारे उनके माँ बाप ने अपने सीने से चिपका लिया था। वही जोसेफ कोनिंग जिम्नेजियम स्कूल के 16 स्टूडेंट्स थे, जिनकी एक्साइटमेंट अब चीख पुकार में बदल चुकी थी। ये सब चीखें, रोने की आवाजें शायद कॉकपिट के अंदर बैठे पायलट एंड्रियास लुबित्स तक भी जा रही थी, लेकिन वो सब कुछ नजरअंदाज कर चुपचाप इस गिरते हुए विमान को आखिरी मंजिल की तरफ ले जा रहा था। प्लेन अब फ्रांस के आसमान में था और बाहर सफेद बर्फ से ढकी फ्रेंच एल्प्स की ऊंची ऊंची चोटियां चमक रही थी। इस बीच करीब 10:38 पर फ्रांस के मार्स से एयर ट्रैफिक कंट्रोल को रेडार पर दिखाई देता है कि जिस जर्मन विंग्स प्लेन को 38,000 फीट पर होना चाहिए था, वो गिरते गिरते 10,000 फीट से भी नीचे आ चुका था। घबराते हुए उन्होंने पायलट को फ्लाइट को क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड 38,000 फीट पर बने रहने के इंस्ट्रक्शंस दिए, लेकिन पायलट एंड्रियास लुबित्स ने उन्हें भी कोई जवाब नहीं दिया। ट्रैफिक कंट्रोलर ने कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जिस स्पीड से प्लेन नीचे गिर रहा था, एटीसी को साफ दिख रहा था कि सब कुछ अगर ऐसे ही चलता रहा तो विमान क्रैश कर जाएगा। इसलिए फ्लाइट कंट्रोलर ने फौरन फ्रेंच एयरफोर्स को इन्फॉर्म किया और थोड़ी ही देर में एक फाइटर जेट को विमान को इंटरसेप्ट करने के लिए भेज दिया गया। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। ठीक 10:41 पर जैसे ही ये आदेश दिया गया, वैसे ही फ्लाइट 9525 मार्सेई कंट्रोल सेंटर के रेडार
रडार से अचानक गायब हो गई। वो फ्रेंच एल्प्स की बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची पीक्स के बीच कहीं खो चुकी थी। मार्सेई कंट्रोल सेंटर में जैसे ही इस बात की खबर लगी, चारों तरफ हड़कंप मच गया। इधर दूसरी तरफ नीचे जमीन पर दिग्ने-लेस-बेंस शहर के लोगों को फ्लाइट 9525 उनके सिर के ऊपर से बहुत कम ऑल्टीट्यूड पर गुजरती दिखाई देती है। ये देख जमीन पर मौजूद लोग भी घबरा जाते हैं, क्योंकि प्लेन इतना नीचे था कि उसकी आवाज कानों को चीर रही थी। पास में ही एल्प्स की हाई माउंटेन रेंज मैसिव डेस्ट्रॉयर्स एविचीज मौजूद थी, जिसकी पीक्स 9500 फीट तक ऊंची थी। विमान इतना नीचे था कि इंपैक्ट होना तय लग रहा था, और कुछ ही सेकंड्स बाद जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525 5000 फीट की ऊंचाई पर खड़ी एक पहाड़ी ढलान से टकराकर क्रैश कर जाती है। धमाका इतना भयानक था कि पूरा विमान पलक झपकते ही चकनाचूर हो जाता है और वहां आग और धुएं का गुब्बार छा जाता है। धमाके की आवाज दूर तक पहाड़ों में फैलती है और फिर से चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। हादसे के कुछ ही मिनट बाद फ्रेंच एयरफोर्स का फाइटर जेट क्रैश साइट पर पहुंच जाता है, जो एटीसी के इंस्ट्रक्शंस के बाद फ्लाइट 9525 का पीछा कर रहा था। उनके इन्फॉर्म करने पर कुछ देर बाद रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स भी घटनास्थल पर आ जाते हैं। जैसे ही रेस्क्यूअर्स नीचे उतरे, वहां का नजारा देखकर उनकी रूह कांप उठी। जो विमान थोड़ी देर पहले खुशनुमा माहौल में उड़ा था, जिसमें बच्चों की हंसी गूंज रही थी, जिसमें लोग अपनों से मिलने के इंतजार में खोए हुए थे, वो अब पहाड़ की ढलान पर किसी मिट्टी के ढेर की तरह पड़ा था। चारों तरफ तबाही के निशान थे। हर तरफ पास के पेड़ पौधों को बर्बाद करते हुए विमान के हजारों टुकड़े बिखरे हुए थे। विमान में सवार यात्रियों की बॉडीज तक बिखर कर नीचे जमीन पर पड़ी थी। किसी का सर धड़ से अलग हो गया था, तो किसी के हाथ पैर कटकर शरीर से अलग हो गए थे। पैसेंजर्स की बॉडीज की हालत इतनी खराब थी कि केवल डीएनए टेस्ट से ही पहचान हो सकती थी। चारों तरफ तबाही और मौत का ऐसा मंजर था, जिसे देखकर डर के मारे किसी की भी रगों का खून ठंडा पड़ जाए। पूरी छानबीन के बाद ऑफिशियली ये बताया जाता है कि इस दर्दनाक हादसे में जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525 में सवार सभी 150 लोगों की मौत हो गई है। जैसे ही इस हादसे की खबर दुनिया के बीच पहुंची, हर तरफ हड़कंप मच गया। सोशल मीडिया, टीवी चैनल से लेकर अखबारों में हर जगह इसी भयानक हादसे की खबरें चल रही थी। हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों के ऊपर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि जर्मन विंग्स जैसी रेपुटेशन वाली एयरलाइंस के साथ ऐसा क्या गलत हुआ जिससे इतना बड़ा क्रैश हो गया। इसका जवाब अब सिर्फ प्लेन के ब्लैक बॉक्स से ही मिल सकता था, जो हादसे के बाद इन्वेस्टिगेटर्स को मिल गया था। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने पहली बार कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की रिकॉर्डिंग सुनी, तो कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। हादसे के पीछे एक ऐसा कारण था जिसके बारे में वो किसी बुरे सपने में भी नहीं सोच सकते थे। रिकॉर्डिंग में फ्लाइट के क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड तक पहुंचने से पहले कैप्टन सोंडेनहाइमर और फर्स्ट ऑफिसर लुबित्स के बीच नॉर्मल कॉन्वर्सेशन की आवाजें आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे रिकॉर्डिंग आगे बढ़ी, माहौल बदलने लगा। रिकॉर्डिंग में सुनाई देता है कि प्लेन के आधे घंटे उड़ान भरने के बाद जब कैप्टन पैट्रिक सोंडेनहाइमर रेस्टरूम गए थे, तो जाने से पहले उन्होंने एंड्रियास लुबित्स से रूटीन तौर पर कहा था कि डिसेंट ब्रीफिंग की तैयारी कर लो। ये कोई असामान्य बात नहीं थी, क्योंकि ये सिर्फ 1.5 घंटे की शॉर्ट हॉल फ्लाइट थी और ऐसी फ्लाइट्स में ब्रीफिंग जल्दी शुरू हो जाती है। लेकिन इस पर तब लुबित्स ने एक अजीब सा जवाब दिया था, होपफुली वील सी। उस वक्त कैप्टन पैट्रिक को जरा भी अंदाजा नहीं था कि लुबित्स के ये शब्द कितने डरावने साबित होने वाले हैं। इसके बाद रिकॉर्डिंग में कैप्टन की सीट पीछे खिसकने और फिर कॉकपिट डोर के बंद होने की आवाज सुनाई दी। इसके बाद फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से पता चला कि कैप्टन के कॉकपिट छोड़ने के सिर्फ 19 सेकंड्स बाद एंड्रियास लुबित्स ने ऑटो पायलट के ऑल्टीट्यूड सेलेक्टर नॉब को घुमाकर टारगेट ऑल्टीट्यूड 100 फीट पर सेट कर दिया था। उसी पल प्लेन ने करीब 3000 फीट पर मिनट की रफ्तार से नीचे की ओर गिरना शुरू कर दिया था। कुछ देर बाद सीवीआर में कॉकपिट डोर पर नॉकिंग की आवाज आती है और फिर एक्स से जोर जोर से वार करने की आवाजें सुनाई देती है। लेकिन कॉकपिट के अंदर बैठा लुबित्स पूरी तरह खामोश था। उसने इमरजेंसी एक्सेस कोड को भी ओवरराइड कर दिया था ताकि बाहर से कोई अंदर ना आ सके, और उसने एटीसी के बार बार किए जा रहे कॉल्स का भी कोई जवाब नहीं दिया। कॉकपिट के अंदर सिर्फ उसकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी, और सबसे ज्यादा डराने वाली बात ये कि उसकी सांसें पूरी तरह काम एंड कंट्रोल थी। शुरुआत में कुछ इन्वेस्टिगेटर्स को यह भी लगा कि शायद लुबित्स बेहोश हो गया होगा या सो गया होगा, लेकिन सीवीआर ने इस पॉसिबिलिटी को भी खत्म कर दिया। डिसेंट शुरू होने के 43 सेकंड बाद रिकॉर्डिंग में लुबित्स की चेयर एडजस्ट करने की आवाज आ रही थी, और इसके 100 सेकंड्स बाद वो ऑटो पायलट के एयर स्पीड कंट्रोल से छेड़छाड़ कर रहा था। पहले उसने स्पीड को 273 नॉट से बढ़ाकर 308 नॉट्स किया, फिर थोड़ी देर बाद इसे घटाकर 288 नॉट्स किया, और फिर उसने स्पीड को 302 नॉट्स, फिर
323 नॉट्स और आखिर में 350 नॉट्स कर दिया। कॉकपिट में जब उसके सिवा कोई मौजूद नहीं था, फिर ये सब उसके अलावा और कौन कर सकता था। यानी साफ था कि यह हादसा किसी टेक्निकल फेलियर या हाइपोक्सिया की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि एंड्रियास लुबित्स ने जानबूझकर 149 मासूम लोगों को अपने साथ मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, ये सबसे बड़ा सवाल था। क्यों उसने अपने चमकते हुए करियर के बीच में इस तरह का कदम उठाया और क्यों उसने 149 हंसते खेलते बेकसूर लोगों की जान ले ली। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए जब उसका इतिहास खंगाला गया तो उसका पास्ट इतना भयानक निकला जिसने सबको हिलाकर रख दिया। एंड्रियास लुबित्स का जन्म 18 दिसंबर 1987 को बावेरिया के न्यूबर्ग एन डेर डोनाउ शहर में हुआ था, लेकिन बाद में उसके पेरेंट्स जर्मनी के मोंटाबोर शहर शिफ्ट हो गए थे। उसके फादर गंटर लुबित्स एक बैंकर थे और उसकी माँ उर्सुला एक पियानो टीचर थी। एंड्रियास लुबित्स एक शांत स्वभाव का बच्चा था जिसके चेहरे पर हमेशा स्माइल नजर आती थी। बचपन से ही उसे पायलट बनने का जुनून था। वो इसको लेकर इतना ज्यादा पैशनेट था कि उसने अपने बेडरूम की दीवारों को एयरबस, बोइंग और लुफ्थांसा के पोस्टर से सजा रखा था। इसके साथ ही वो छोटी सी उम्र से ही ग्लाइडर उड़ाने में भी एक्सपर्ट हो गया था। जब वो हाई स्कूल में था तब एक बार उसने अपने ईयरबुक के लास्ट पेज पर लुफ्थांसा का एक एडवर्टीजमेंट देखा जिसमें स्टूडेंट्स के लुफ्थांसा के साथ जुड़ने के मौके के बारे में लिखा हुआ था। एंड्रियास बचपन से ही डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट था और अपनी 2007 की ग्रेजुएटिंग क्लास में मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड स्टूडेंट्स में तीसरे नंबर पर आया था। जब उसे लगा कि लुफ्थांसा के साथ जुड़कर उसका बचपन का सपना हकीकत बन सकता है तो उसने हाई स्कूल खत्म होते ही कंपनी की फ्लाइट एकेडमी में शामिल होने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया। इसके लिए कंपनी के पास 6530 एप्लीकेंट्स के फॉर्म्स पहुंचे, लेकिन किस्मत ने भी लुबित्स का साथ दिया और 384 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में उसका भी नाम आ गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसके साथ उसके पेरेंट्स भी काफी खुश थे कि आखिरकार उसका सपना साकार होने जा रहा था। सितंबर 2008 में एंड्रियास ने नॉर्थ जर्मनी के ब्रेमेन में स्थित लुफ्थांसा फ्लाइट ट्रेनिंग पायलट स्कूल में अपना सफर शुरू कर दिया। वो काफी मेहनत कर रहा था, सब कुछ अच्छे से सीख रहा था, लेकिन तभी नवंबर 2008 में उसकी जिंदगी में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हुए करीब 2 महीने ही गुजरे थे कि वो अचानक ट्रेनिंग बीच में छोड़कर घर लौट आया। उसके पेरेंट्स काफी ज्यादा परेशान थे कि आखिर उसको हुआ क्या है, क्योंकि बीते कुछ महीनों से वो अजीब सा बर्ताव करने लगा था। वो उसे मोंटाबोर के एक साइकियाट्रिस्ट के पास ले गए। साइकियाट्रिस्ट ने जब उसकी स्थिति का डायग्नोसिस किया तो उन्हें समझ आया कि लुबित्स को सीवियर डिप्रेशन एपिसोड हो रहे थे, जिसके चलते कई बार उसे आत्महत्या के ख्याल भी आते थे। इसके बाद उसका साइकोथेरेपी इलाज शुरू हुआ। उसने साइकियाट्रिस्ट की देखरेख में कई महीने बिताए और उसे पावरफुल एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन दी जाने लगी। इसके बाद अप्रैल 2009 में लुबित्स ने अपने मेडिकल सर्टिफिकेशन के एनुअल रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया, जो प्लेन उड़ाने के लिए जरूरी था, लेकिन लुफ्थांसा के एरो मेडिकल सेंटर के डॉक्टर्स ने उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो अब भी मेजर डिप्रेशन से जूझ रहा था, जिसकी वजह से उसकी दवाएं चल रही थी। यूरोपियन और जर्मन लॉ के तहत ऐसा कोई भी कैंडिडेट जो मेंटली अनफिट हो वो विमान नहीं उड़ा सकता है। ऐसे में अपने साइकियाट्रिस्ट की मदद से उसने जुलाई 2009 तक अपना ट्रीटमेंट खत्म करवा लिया और साइकियाट्रिस्ट ने जर्मन एविएशन अथॉरिटीज को एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी लिखा कि लुबित्स अब पूरी तरह से मेंटली फिट है। साइकियाट्रिस्ट ने ये कह तो दिया था, लेकिन सच्चाई ये थी कि लुबित्स अब भी रेगुलरली हेवी मेडिसिन ले रहा था। इसके बाद लुफ्थांसा एरोमेडिकल सेंटर ने लुबित्स को एक नया मेडिकल सर्टिफिकेट देकर ट्रेनिंग में दोबारा शामिल तो कर लिया, लेकिन उसके स्टूडेंट पायलट लाइसेंस में स्पेसिफिक रेगुलर एग्जामिनेशन का नोटेशन भी जोड़ दिया, जिसके चलते उसे ट्रेनिंग के दौरान रेगुलर चेकअप करवाना था। ये निशान लुबित्स के रिकॉर्ड्स पर परमानेंटली रहने वाला था। इस नोटेशन के हिसाब से अगर वो आगे कोई साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट या दवाएं लेता तो उसका करियर भी खत्म हो सकता था। पहले से डिप्रेशन से जूझ रहे लुबित्स के लिए ये एक बड़ा झटका था। उसका बचपन का सपना अब उसकी मेंटल हेल्थ की वजह से एक झटके में ही टूट सकता था। इतना सब होने के बावजूद भी उसने मेडिकल लिमिटेशन के साथ अपनी ट्रेनिंग जारी रखी और कुछ ही टाइम बाद वो ट्रेनिंग के नेक्स्ट फेज में पहुंच गया, जहां उसको अब असली लाइट एयरक्राफ्ट में फ्लाइट ट्रेनिंग करनी थी। ये ट्रेनिंग यूएस के एरिजोना राज्य में स्थित एक फैसिलिटी में होती थी, लेकिन उसको वहां ट्रेनिंग शुरू करने से पहले यूएस मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए अपनी मेडिकल इंफॉर्मेशन फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA को जमा करनी थी। लेकिन करियर के खत्म होने का डर उसके ऊपर इतना हावी था कि उसने फॉर्म में अपनी मेंटल इलनेस की हिस्ट्री को डिस्क्लोज ही नहीं किया। लेकिन कुछ समय बाद ही उसका ये झूठ पकड़ लिया गया। FAA चाहता तो एप्लीकेशन पर झूठ बोलने के कारण उसे जेल भी भेज सकता था या उसे हमेशा के लिए उड़ान भरने से बैन किया जा सकता था। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि लुबित्स की किस्मत कहे या अथॉरिटीज की लापरवाही, उसे बस इतना कहा गया कि अगर वो अपनी बीमारी से जुड़ी हुई डिटेल्ड करंट स्टेटस रिपोर्ट दे सकता है तो उसको मेडिकल सर्टिफिकेट मिल जाएगा।
जाएगा। साफ शब्दों में कहे तो लुबित्स को इतना बड़ा झूठ बोलने के बावजूद भी दूसरा मौका दे दिया गया था। इसके बाद उसने अपनी मेंटल हेल्थ रिपोर्ट्स को सबमिट कर दिया और कुछ समय बाद ही उसे यूएस मेडिकल सर्टिफिकेट मिल गया। इसके बाद उसने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की, फिर कुछ समय लुफ्तांजा के फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में काम किया और फिर 2014 में उसने लुफ्तांजा की सब्सिडरी एयरलाइंस कंपनी जर्मन विंग्स के लिए A320 फर्स्ट ऑफिसर के रूप में फ्लाइट्स उड़ाना शुरू कर दिया। इस तरह तमाम मुश्किलों के बाद ही सही उसने अपने सपने को साकार कर लिया था। अब उसकी लाइफ में एकदम से जैसे सब कुछ ठीक होने लगा था। उसने डसेल्डोर्फ में एक आलीशान अपार्टमेंट लिया जहां वो अपनी गर्लफ्रेंड कैथरीन गोल्डबैक के साथ रहने लगा। एक बार उसने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा था कि एक दिन मैं कुछ ऐसा करूंगा कि दुनिया मुझे याद रखेगी। उसने शब्द चाहे किसी भी वजह से बोले हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये आगे चलकर सही साबित होने वाले थे। क्रैश इंसिडेंट से करीब 3 महीने पहले दिसंबर 2014 में लुबित्स में एक बार फिर साइकोसोमैटिक सिम्टम्स नजर आने लगे। उसको लगने लगा कि उसकी आंखों की रोशनी जा रही है और वो अंधा हो रहा है। इसके चलते वो बार बार ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाने लगा। उसको स्टार्स, हैलोज, लाइट फ्लैशेस, स्ट्रीक्स और फ्लाइंग इंसेक्ट्स जैसी चीजें दिखाई देती थी। साथ ही उसको लाइट सेंसिटिविटी और डबल विजन की भी शिकायत थी। वो अक्सर रात में वी आर गोइंग डाउन कहकर घबराते हुए नींद से उठ जाता था। डॉक्टरों ने मॉडर्न मशीन से उसकी आंखें और ब्रेन की जांच की, लेकिन शरीर में कोई गड़बड़ नहीं थी। एक न्यूरोलॉजिस्ट ने उसको बताया कि उसे हाइपोकॉन्ड्रियाकल डिसऑर्डर नाम की मानसिक बीमारी है, जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल फैक्टर से फिजिकल सिम्टम्स भी पैदा हो जाते हैं। यानी लुबित्स का डिप्रेशन फिर से उसके दिमाग पर हावी हो रहा था। लेकिन लुबित्स ये बात मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि इलाज के लिए डॉक्टर फिर से साइकोएक्टिव मेडिकेशंस लिखते और उसे डर था कि ऐसी दवाई लेने से उसका मेडिकल सर्टिफिकेट इनवैलिड हो जाएगा और उसका फ्लाइंग करियर खत्म हो जाएगा। वो अपनी निजी जिंदगी, मानसिक बीमारी और करियर के बीच अब एक ऐसे भंवर में फंस गया था जहां से निकलना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। इस बीच उसकी मां एक बार फिर से मोंटाबोर के उसी साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर गई जिसने 2009 में उसका इलाज किया था। यहाँ पर भी साइकियाट्रिस्ट ने उसे इलाज कराने की सलाह दी। इस बार वो मान गया और उसने एक बार फिर से मेटाजापिन और लोराजेपम जैसी पावरफुल एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन लेना शुरू कर दिया। साइकियाट्रिस्ट और डॉक्टर्स ने उसे कुछ दिन काम ना करने की सख्त हिदायत दी थी, लेकिन फिर भी वो लगातार फ्लाइट्स उड़ाता रहा। वो अपने साथी पायलट से नॉर्मल बिहेव करता, जिससे उसकी इस बीमारी का किसी को पता नहीं चल सका। मार्च 2015 आते आते उसकी मानसिक बीमारी उसके ऊपर इस कदर हावी हो चुकी थी कि वो इंटरनेट पर खुद की जान लेने के सबसे इफेक्टिव मेथड्स को सर्च करने लगा। इसके बाद क्रैश से सिर्फ 4 दिन पहले उसने 20 मार्च 2015 को इंटरनेट पर यह सर्च किया कि कैसे एयरबस A320 के रीइंफोर्स्ड डोर को इस तरह लॉक किया जाए कि कोई भी उसे बाहर से खोल ना पाए। इसके 2 दिन बाद उसने एक नोटबुक के फटे हुए कागज पर डिसीजन संडे लिखा और उसके नीचे फ्लाइट कोड BCN यानी बार्सिलोना लिखा। इस हेडिंग के नीचे उसने कुछ कोट्स लिखे, फाइंड इनर विल टू वर्क एंड कंटिन्यू टू लिव, डील विद स्ट्रेस एंड स्लीपलेसनेस, और आखिर में लिखा था लेट माई सेल्फ गो। शायद यही वो रात थी जब उसने डिसाइड कर लिया था कि उसको अब क्या करना है। इसके बाद क्रैश से सिर्फ 1 दिन पहले 23 मार्च को उसने डसेल्डोर्फ और बर्लिन के बीच राउंड ट्रिप फ्लाइट उड़ाई और फिर काम से लौटकर रात में वो अपनी गर्लफ्रेंड कैथरीन के साथ ग्रोसरी शॉपिंग करने गया, जहां उन लोगों ने हफ्ते भर का सामान खरीदा। अगली सुबह 24 मार्च को लुबित्स अपनी ऑडी से डसेल्डोर्फ एयरपोर्ट पहुंचा और सुबह 7 बजे डसेल्डोर्फ से बार्सिलोना जाने वाली आउटबाउंड फ्लाइट के लिए कॉकपिट में जाकर बैठ गया। इस फ्लाइट के ब्लैक बॉक्स के मुताबिक उस दिन जब कैप्टन सोंडेनहाइमर थोड़ी देर के लिए कॉकपिट से बाहर गए थे, तब लुबित्स ने कुछ पलों के लिए ऑटो पायलट को 100 फीट पर सेट किया था। यहाँ वो अपने फाइनल प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए एक तरह से टेस्ट कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि कोई एयर ट्रैफिक कंट्रोलर इसे नोटिस करता, उसने इसे वापस बदल कर नॉर्मल कर दिया। लेकिन उसी दिन जब फ्लाइट वापस बार्सिलोना से डसेल्डोर्फ जा रही थी, तो उसने प्लान को एग्जीक्यूट करने की ठान ली। जैसे ही क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड अचीव करने के बाद कैप्टन सोंडेनहाइमर रेस्टरूम की तरफ गए, लुबित्स ने फौरन दरवाजे को लॉक कर दिया और चुपचाप फ्लाइट कंट्रोल्स को अपने हाथों में लेकर बैठ गया। इसने ऑल्टीट्यूड 100 फीट और स्पीड 350 नॉट्स कर दी, जिसके कुछ ही मिनट बाद विमान जाकर सीधे फ्रेंच एल्प्स की ऊंची पहाड़ियों से जा टकराया और उसके साथ 149 मासूम लोगों की भी जिंदगी खत्म हो गई। इस हादसे के बाद दुनिया भर में एविएशन सेफ्टी को लेकर सवाल उठने लगे। इससे पहले दुनिया ने देखा था कि कैसे आतंकी विमानों को हाईजैक करते हैं। इसको लेकर कई सुधार भी किए गए थे, जिससे विमानों को हाईजैक करना किसी के लिए भी बेहद मुश्किल हो गया था। लेकिन यहाँ तो विमान को पायलट ने ही हाईजैक करके क्रैश करवा दिया था, इसलिए सवाल बेहद गंभीर थे।
इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि सबसे बड़ी लापरवाही मेडिकल प्राइवेसी लॉज और लुफ्थांसा के रिपोर्टिंग सिस्टम में थी। जर्मनी के सख्त कानूनों के कारण डॉक्टरों ने लुबित्स की मेजर डिप्रेशन, साइकोसोमैटिक सिम्टम्स और आत्मघात की टेंडेंसीज की सही जानकारी एयरलाइंस को कभी दी ही नहीं। वो बार बार लुबित्स का इलाज करते और लुबित्स अपने सिक नोट्स को फाड़कर छिपाता रहा। इसके अलावा लुफ्थांसा और FAA ने लुबित्स के पुराने मेंटल हेल्थ हिस्ट्री और उसके द्वारा एप्लीकेशन फॉर्म्स पर बोले गए झूठ को गंभीरता से नहीं लिया था, जो एक बड़ी चूक साबित हुई। इस हादसे के बाद पायलटों की मेडिकल एग्जामिनेशन में साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग को बेहद सख्त बना दिया गया। अब पायलटों की मानसिक स्थिति की नियमित जांच होती है और डॉक्टरों के लिए ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि यदि कोई पायलट मानसिक बीमारी से जूझ रहा है तो वो पब्लिक सेफ्टी के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए वो मेडिकल कॉन्फिडेंशियलिटी को दरकिनार करके ऐसे किसी भी पायलट की जानकारी सीधे एविएशन अथॉरिटीज को दे। इसके अलावा दूसरे बड़े सुधार के रूप में कॉकपिट में 2 रूल को इम्प्लीमेंट किया गया, जिसके तहत अब कॉकपिट में कभी भी एक पायलट अकेला नहीं रह सकता है। अगर एक पायलट को रेस्टरूम जाना है तो एक कैबिन क्रू मेंबर को अंदर आना मैंडेटरी है। इसके साथ ही यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने अगला सुधार पायलट्स के लिए पीर सपोर्ट प्रोग्राम्स की शुरुआत करके किया, ताकि मानसिक तनाव से जूझ रहे पायलट बिना अपनी नौकरी खोने के डर के मदद मांग सके। हादसे के बाद लुफ्थांसा ने विक्टिम्स के परिवारों को मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन दिया और क्रैश साइट के थोड़ा नजदीक फ्रांस के ले वर्नेट में जान गंवाने वाले सभी लोगों की याद में एक मेमोरियल बनवाया। कैप्टन पैट्रिक सोंडेनहाइमर की पत्नी अनिका ने भी अपने दर्द को किसी और के सहारे में बदलने का फैसला लिया। उन्होंने अपने पति की याद में एक चैरिटी शुरू की, जिसका मकसद उन बच्चों और टीनेजर्स की मदद करना था जो अपनी जिंदगी में ग्रीफ और ट्रॉमा से जूझ रहे होते हैं। अगर आपको एविएशन डिजास्टर्स की ये कहानी झकझोर देने वाली लगी तो आपको इथियोपियन फ्लाइट 961 की हाईजैकिंग स्टोरी भी हिला कर रख देगी। कैसे 3 हाईजैकर्स इस प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं और प्लेन में 2 घंटे का फ्यूल होने के बावजूद उसे 10,000 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया ले जाने की डिमांड करते हैं। आगे क्या होता है ये जानने के लिए आप इस पर हमारी वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।